दोस्तों आप जब पेंशन का पैसा निकालने जाते हैं तो आपको ये वाला एरर लगभग सब किसी को दिखाई दे देता है, और ये एरर जो है बहुत ही कॉमन है, यानी सभी लोगों को अक्सर ये दिखाई दे देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये एरर दिखाई तब देगा जब आप पेंशन का फंड का पैसा निकालने जाएंगे, यानी कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 10C। ठीक है, यानी पीएफ का निकालने के लिए फॉर्म 19 भरते हैं, वैसे ही फॉर्म 10C भरते हैं पेंशन निकालने के लिए। ठीक है, तब जा करके ये एरर मिलता है। ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई मैंने 10C भरा तो एरर आया, लेकिन फॉर्म 19 भरा था तो नहीं आया। फॉर्म 19 तो अप्लाई हो गया जो पीएफ निकालने के लिए, और 10C भर रहे हैं पेंशन निकालने के लिए, तो ये एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में नहीं आता। अब एरर में लिख क्या रहा है कि डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल, यही है ना, कि मतलब एक तरह से अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने रिजाइन भी दे दिया। अब आपके मन में कंफ्यूजन में है आपको कि मैंने रिजाइन दे दिया, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि रिजाइन डेट ये अपडेट है, और फिर भी लिख रहा है डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल, है ना। तो ये स्वाभाविक है आपका सोचना। तो देखिए इसमें होता क्या है, मैं बताता हूँ इसमें टेक्निकली क्या है। देखिए इसमें दो फंड है, एक पीएफ का है, एक पेंशन का है ना। समझिएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, एक पीएफ का एक पेंशन का है। जब आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते हैं तो वो जो है आपका पीएफ में अपडेट होता है। ठीक है, और वहीं जब पीएफ में अपडेट हो जाता है तो वही सेम डेट ट्रांसफ़र होता है पेंशन वाले में। यानी जब आप जो है खुद से डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। अच्छा, ये जब कंपनी डालती है ना तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि जब कंपनी डालती है तो उसमें एक ही समय में दोनों डेट ऑफ एग्जिट डालती है, पेंशन का भी डालती है, अलग से डेट डालती है, और पीएफ का भी डालती है। लेकिन जब आप डालते हो तो एक ही जगह से अपडेट होता है पीएफ में, और वहाँ से अपडेट फिर पेंशन में जाता है। समझ गए ना। तो मतलब यदि आपने डेट ऑफ एग्जिट रिजाइनेशन डेट डाला तो उसको समय लगेगा पेंशन वाले में अपडेट होने में। ठीक है ना, पीएफ वाले में अपडेट हो जाएगा, लेकिन पेंशन वाले में समय लगेगा। अब सवाल आती है कि पेंशन वाले में भाई कितने दिन में अपडेट होगा। तो इसका देखिए, मैं जहाँ तक देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी का 3 दिन समय लेता है, किसी का 5 दिन, और किसी का 7 दिन तक। यानी मेरे पास भी जितने 10-15 केस मैंने देखा है तो 7 दिन तक मैक्स सभी लोगों का अपडेट हो चुका है। ठीक है ना। तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 2 दिन भी टाइम लग सकता है अपडेट होने में, 3 दिन भी लग सकता है, और 5 से 7 दिन, मतलब 7 दिन तक समझ लीजिए, 7 दिन में हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले पीएफ वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मन। ठीक है ना, नहीं तो साथ ही दोनों कर सकते हैं। तो यदि आपने डेट ऑफ रिजाइनेशन डाल दिया तो आप फॉर्म 19 भर करके पैसे निकाल सकते हैं, तब तक के लिए भर दीजिए। 2 से 7 दिन के बीच कभी भी आप ट्राई करिए, फिर आपका जब वहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा तो फॉर्म 10C आप जो है भर दीजिएगा, तो फिर पेंशन वाला भी पैसा निकल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं दोनों एक साथ भरना, तो फिर आप क्या करिएगा कि पहले इसको अपडेट होने दीजिएगा पेंशन वाले में भी, उसके बाद जो है आप दोनों एक साथ फॉर्म भर करके अप्लाई करके पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जिन लोगों का रिजाइनेशन डेट अभी नहीं पड़ा है वो कंपनी से डलवाएं, ज़्यादातर बेहतर होगा। कंपनी डालती है तो उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि कौन सी डेट को आपने छोड़ा है काम और कब एग्जिट किया। कंपनी डालेगी तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा, लेकिन कंपनी नहीं डालती है तो आप खुद से भी जो है अपना डेट ऑफ एग्जिट रिजाइनेशन डेट दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे कंपनी के ऊपर भी ईपीएफओ ने थोप दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉई काम छोड़ के जाता है तो 1 महीना के अंदर ही डेट ऑफ एग्जिट यानी रिजाइनेशन डेट डालना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए कंपनियां इसका कहाँ तक पालन करती है, मुझे लगता नहीं है कि सब कर पाएगी। ठीक है ना, लेकिन हाँ वहाँ पे आ गया है, और आपको भी नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा होगा जब आप मेंबर ई सेवा का पोर्टल लॉगिन करते हैं कि मेंबर जो है अब 1 महीने के अंदर वो भी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ एग्जिट 1 महीने के अंदर डालने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर ही पैसे निकाल पाएंगे, टाइम वही है 2 महीने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया ये ज़रूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसका आपका इंतजार था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएफ और ईएसआई से अपडेट संबंधित अपडेट सारी आपको मिलती रहेगी समय समय पे और पहले ही मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।